बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एकेडमिया पेविलियन। स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि पेइंग कैडेट या एडिशनल सेलेक्टेड कैडेट्स के लिए नम्स में कैसे अप्लाई किया जाए। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस और बीएड्स में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं थ्रू पेइंग कैडेट या एडिशनल सेलेक्टेड कैडेट्स, वो ये वीडियो एंड तक देखें। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने फिर कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होगा उसका, उसके अलावा कौन कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप इस कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। देखें, ये कैटेगरी ऑफ सीट्स जो हैं ये ऑफ़र होती हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट्स में से कोई एक आर्मी में या वो शहीद हो चुके हैं, या वो वॉर वॉन्डेड हैं, या वो अभी सर्व कर रहे हैं। इधर वो जो है ना, कैटेगरी उनकी मैटर नहीं करती यहाँ पे। वो ऑफिसर भी हो सकते हैं, वो एनसीओ भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स में से कोई एक रिटायर हो चुके हैं, बेशक वो भी ऑफिसर हों या एनसी हों। शुहदा और वॉर वॉन्डेड के केस में भी ऐसा ही है, चाहे वो एनसीओ या ऑफिसर भी हो सकते हैं। उसके अलावा डिफेंस पेड एम्प्लॉयज़, उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स में हैं या पाकिस्तान नेवी में हैं। अगर इन सब कैटेगरीज़ में से किसी एक में आप फॉल कर रहे हैं तो फिर आपने ये देखना है कि आपके एफएससी, प्री मेडिकल या उसके इक्विवेलेंट ए लेवल या हाई स्कूल डिप्लोमा या जो भी आपने उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री आपके पास है उसमें 65% आपके मार्क्स हैं। उसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एमडी कैट है वो 65% के साथ मिनिमम पास करना है, इसलिए कि एमबीबीएस के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 65% मार्क्स के साथ है, और बीडीएस के लिए फिर वो 55% मार्क्स के साथ है। उसके अलावा आपने नम्स के एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है एमडी कैट में। एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। देखिए, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। जिस कन्फ्यूजन है और आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। मैं अभी आपको पहला स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है, और आपने एमडी कैट के लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने पीसी फॉर्म लेना है। पीसी फॉर्म अगर आपको भी इशू हो गया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ नहीं भी इशू हुआ तो जब इशू होगा तो आपने वो लेके उसको फिल कर लेना है। उसकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी कर लेनी है। पूरी करने के बाद आपने पीसी फॉर्म को अपने पास रख लेना है। इसके बाद आपने नम्स एमडी कैट के लिए या नम्स एंट्री टेस्ट के लिए आपने रजिस्टर हो जाना है जब नम्स का ऐड आ जाएगा। नम्स का ऐड आएगा, उसके बाद आपने उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, एप्लीकेशन फ़िल करनी है। एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद आपने वेट करना है। वेट आपने तब तक करना है जब तक नम्स का रोल नंबर नहीं आता। नम्स का रोल नंबर जब आपको इशू होगा, आपने डब्ल्यू एंड आर फॉर्म के टॉप पे, फर्स्ट पेज के टॉप पे रोल नंबर की जगह बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपने रोल नंबर लिख देना है। उसके लेफ़्ट साइड पे कैंडिडेट आईडी भी है। यहाँ आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखें, अगर आपकी जो डेडलाइन है उस डेट तक जो है वो रोल नंबर आया हुआ होगा तो सिर्फ आपने रोल नंबर ही लिखना है। कैंडिडेट आईडी तो आपकी लेटर स्टेज पे आएगी जब आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। अब फॉर्म पे आपने रोल नंबर लिख लिया, आपका सारा फॉर्म कंप्लीट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सारी आपने कंप्लीट कर ली हैं। आपने उसको डब्ल्यू एंड आर डायरेक्टरेट को थ्रू मेल पोस्ट कर देना है। वो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आप उनको भेज देंगे। आई होप यहाँ तक 3 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए हैं। चौथा स्टेप आसान है। जैसे ही एफएससी पार्ट 2 का आपका रिजल्ट आता है तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर वो भी डब्ल्यू एंड आर डायरेक्टरेट को भेज देना है। उसके बाद आपने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो एंट्री टेस्ट है उसके लिए आपने, या एमडी कैट है जो, उसके लिए आपने अपीयर हो जाना है और उसको आपने पास करना है। फिर आपने नम्स एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर होना है, उसको भी आपने पास करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए नम्स ऐड देगा फॉर एडमिशन ओपन। एडमिशन ओपन के लिए नम्स ऐड देगा आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। देखिए, यहाँ 2 ऐड आ रहे हैं। पहले नम्स एमडी कैट के लिए आ रहा है, फिर उसके बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी ओपन मेरिट की सीट पे अप्लाई करने के लिए ऐड आ रहा है। जैसे ही वो ऐड आएगा आपने जाना है दोबारा से ऑनलाइन पोर्टल उनका ओपन करना है, दोबारा से एप्लीकेशन फ़िल करनी है और ओपन मेरिट के लिए आपने अप्लाई कर देना है। ये आखिरी स्टेप था। इसके अलावा कोई फॉर्मेलिटी ऐसी नहीं है, कोई ऐसा एप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं है जिसको आपने फॉलो करना है।
अब आगे आ जाएगा सिलेक्शन का प्रोसेस। सिलेक्शन का प्रोसेस इस तरह होता है कि जैसे ही आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है ना अपनी ओपन मेरिट की सीट्स को क्लोज़ कर देता है, तो उसके बाद डब्ल्यू.एंड.आर डायरेक्टरेट की सीट्स जो हैं उसके बाद से उनका मेरिट स्टार्ट हो जाता है। नंबर ऑफ़ सीट्स की अगर बात करें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में 45 MBBS, 32 PDS, CMH लाहौर में 5, खारिया में 5, मुल्तान में 10, बहावलपुर में 5, कोयटा में 5, कराची में 5। उसके अलावा जो सीट्स रिज़र्व हैं जो शहदा के लिए या वार वाउंडेड के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज में हैं, वो MBS की 3 और BDS की 2, CMH लाहौर 5, खारियाँ 5, मुल्तान में 5, बहावलपुर 5, बहावलपुर में भी 5, कोयटा में 5, कराची में 5, फाउंडेशन में 2 MBBS की और 1 BDS की, और वहाँ मेडिकल कॉलेज में 2 सीट्स हैं। उसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं उसमें फाउंडेशन में 10 MBBS और 6 BDS, हाई टेक में 13 MBBS और 6 BDS, और CMH मुल्तान में 15 MBBS की सीट्स हैं। एक और कन्फ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में रहती है वो ये कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस कैसे दें। देखें, याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो मेरिट है, जो टॉप पे मेरिट होता है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज का है। उसके बाद CMH लाहौर आता है। उसके बाद फिर मुल्तान, बहावलपुर और फिर खारियाँ और फिर कराची, कोयटा, ये एंड पे आते हैं। तो आपने फिर उस हिसाब से अपना जो ऑर्डर ऑफ चॉइसेस है वो देना है। अगर आप टॉप मेरिट में आपको लग रहा है कि आप आएंगे तो आप ज़रूर मेडिकल कॉलेज दें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपका मेरिट लो है तो आप फिर जो लो मेरिट वाले कॉलेजेस हैं फिर आप उनकी चॉइसेस दें। उसके अलावा जो सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं उसमें मुल्तान और फिर फाउंडेशन और फिर हाईटेक, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब आपने कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। एक तो आपने कॉलेजेस की चॉइसेस बड़ी बड़ी ध्यान से देनी है। जैसा मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया है, ठीक है, आपने उसको ही फॉलो करना है और उस हिसाब से अपनी जो कॉलेजेस की चॉइसेस है वो दे देनी है। फ़ी को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। फ़ी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि चलें वहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन बनती है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में इसको बता दूँ। देखिए, अगर आपका आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है, अगर आपका नाम वहाँ आता है, तो आपने जो फ़ी पे करनी है पीसी के अगेंस्ट। देखिए, 2 कैटेगरीज़ हैं, पीसी है और एएससी है जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में, दोनों में अलग-अलग फ़ी होगी। पीसी के अगेंस्ट जो आपने फ़ी पे करनी है वो रैंक वाइज़ होगी। जो एनसीओज़ हैं उनकी अलग होगी, शहदा वार वाउंडेड की अलग होगी, फिर जो ऑफिसर ग्रेड है उनकी फ़ी अलग होगी। जहाँ तक बात है एएससी की, तो एएससी की जो फ़ीस है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब आपने फ़ीस देनी है। जो है बाकी बाद में बेनिफिट्स वगैरह जो हैं वो बाद में आपके कैलकुलेट होंगे और वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एएससी के लिए चाहे वो जो है एनसीओज़ हों या चाहे ऑफिसर्स हों, दोनों को तकरीबन 2.5 लाख के करीब फ़ीस पे करनी पड़ती है। ये हो गया आर्मी मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, हॉस्टल जो है, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के चार्जेस जो उनके हैं और अराउंड आई थिंक अकोमोडेशन 3-4 हज़ार है, और फिर उसके बाद मेसिंग वगैरह है, तो मेरे ख्याल मिल मिला के 13-14 हज़ार बन जाता है। तो वो आपने हॉस्टल की फ़ीस भी जो आर्मी मेडिकल कॉलेज की है वो आपने उस हिसाब से ही पे करनी है। अब आ जाते हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अलावा बाकी कॉलेजेस हैं। वहाँ जो पेइंग कैडेट की सीट पे आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने भी कम अज़ कम तकरीबन 2.5 लाख के करीब फ़ीस देनी ही देनी है। ये ट्यूशन फ़ी की बात हो रही है। और हॉस्टल, हॉस्टल भी हर कॉलेज का अलग से है। जैसे आप देख लें, खारियाँ हैं, खारियाँ 4 लाख के करीब चला जाता है साल का हॉस्टल के खाली चार्जेस जो हैं। उसके अलावा बहावलपुर के अलग हैं। जिस कॉलेज के जितने भी चार्जेस हैं हॉस्टल से रिलेटेड वो आपने उस कॉलेज के हिसाब से ही पे करने हैं। लेकिन जो ट्यूशन फ़ी है अदर देन नॉर्मल कॉलेज वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब ही होगी। बाकी सेल्फ फाइनेंस का ये है कि सेल्फ फाइनेंस की जितनी जो उस कॉलेज की फुल फ़ी है, जितनी भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑफ़र हो रहे हैं। तो वहाँ जो उनकी फुल फ़ी है, जैसे सपोज़ अगर किसी कॉलेज की 12 लाख रुपए फ़ीस है तो आपने सेल्फ फाइनेंस पे फिर 12 लाख ही पे करना है। तो यहाँ ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते सेल्फ फाइनेंस तो आप फिर उसमें भी उसमें चॉइस भी फॉर्म में ना दें। उसके अलावा बीडीएस की चॉइस आपने नहीं देनी अगर आप बीडीएस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि याद रखें, एक दफ़ा आप पेइंग कैडेट पे सिलेक्ट हो गए तो आपको दोबारा पेइंग कैडेट पे चांस नहीं मिल सकता। या तो आपको वो उसको एक्सेप्ट करना है उस ऑफ़र को। अगर आप वो एक्सेप्ट करेंगे, सपोज़ अगर आपको बीडीएस ऑफ़र हो गया, बीडीएस आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो आपको बीडीएस से भी निकाल दिया जाएगा और एमबीबीएस से भी निकाल दिया जाएगा। ये आपने बात बहुत जो है ना ध्यान से इसका ख्याल रखना है, इसको समझ लें इस बात को। और जब आपने फॉर्म फिल करना है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा
जो अगर आप आ जाते हैं ओपन मेरिट पे, ठीक है ना, एमबीबीएस या बीडीएस में से किसी भी एक कैटेगरी में आप अगर ओपन मेरिट पे भी सिलेक्ट हो जाते हैं आर्मी कॉलेज में, तो तब भी आपका नाम पीसी या एएससी की लिस्ट से निकल जाएगा। और ये पहले भी मैंने आपको बता दिया सेल्फ फाइनेंस का, कि सेल्फ फाइनेंस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप चॉइसेस भी ना दें। बहुत एक्सक्लूसिव किस्म की मैंने ये वीडियो बना दी है पेइंग कैडेट्स के हवाले से। उम्मीद है कि अब कोई सवाल आपका पीछे रह नहीं गया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के जहन में फिर भी सवाल होते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप पूछें, कमेंट बॉक्स में आएँ, सवाल अपना लिखें और मुझे भेज दें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर आप क्लिक कर लें। एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे शेयर होने वाली हैं।